सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे। एक बीमारी होती है जो हम आयुर्वेद में कफज प्रमेह के अंडर में लाते हैं और मॉडर्न में उसको चाइल्ड यूरिया ऐसे कहते हैं कि चाइल्ड जो है वो यूरिन में आ रहा है। और सफेद जैसे चावल का पिष्टी होता है, पिसा हुआ जो चावल होता है वो ऐसा पिसा हुआ आ रहा है। तो हम उसको थोड़ा इसमें देखेंगे और हम समझेंगे कि ये क्या चीज है। एक मिनट रुक जाइए। ये सब बीमारियां हमारे प्रैक्टिस में आती हैं तो हमको ये आना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें, इसको क्या समझें। एक मिनट बस मुझे टाइम दीजिए। फेसबुक पे लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार चेक करना है। फेसबुक पे आ नहीं रहा, क्या हो गया? मैंने अभी लाइव तो किया है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ आ रहा है। एक मिनट बस मुझे टाइम दे दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेसबुक पे भी देखते हैं ना हमारा सेशन, तो मैं उनके लिए भी ये फेसबुक पे लाइव करता हूँ। आएगा अभी। तो ये जो चाइल्यूरिया जो है एक तरह से मॉडर्न साइंस का अगर हम लोग देखें तो चाइल्यूरिया में इंटेस्टिनल लिम्फ जो होता है वो यूरिन में आ जाता है और एबनॉर्मल यूरिनरी कंडीशन होता है इसमें। इंटेस्टिनल चाइल्ड जो यूरिन में आ जाता है तो कभी कभी फिस्टुलस कम्युनिकेशन होता है, कुछ ऐसे नाड़ी व्रण की तरह होता है जिसमें इंटेस्टाइनल और यूरिनरी लिम्फेटिक्स जो होता है, किडनी का, यूरेटर का, ब्लैडर का सब मिक्स होकर यूरिन में आता है। और 1 to 2% में 10 से 20 साल के इन्फेक्शन से आता है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण अलग है। मॉडर्न डायग्नोसिस ऐसा है कि चाइल्यूरिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एबनॉर्मलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड इन यूरिन व्हिच रिजल्ट व्हाइट अपीयरिंग यूरिन। ऐसा मानते हैं कि कुछ ना कुछ यूरिन में व्हाइट व्हाइट कुछ आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। एपिडेमियोलॉजी बता रहे हैं कि ये प्रिविलेंट अमंग अफ्रीकन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, mostly due to filariasis, rare in Western countries and mostly due to post-operative. Common age group, second and third decade of life. Male, female में देखिए 6:1. लेफ्ट साइडेड किडनी मोस्टली अफेक्टेड, ऐसा बताते हैं। ग्रेडिंग अगर देखें तो मॉडर्न साइंस में ऐसा बताया कि माइल्ड चाइल्यूरिया होता है इंटरमिटेंट मिल्की यूरिन, नो क्लॉट कॉलिक और AUR वेट लॉस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल कैलिक्स ऑन RGP। मॉडरेट चाइल्यूरिया इंटरमिटेंट मिल्की यूरिन इसमें भी रहता है। सीवियर चाइल्यूरिया में कंटिन्यूस मिल्की यूरिन रहता है ना। और ये कैसा होता है वो अब देखते हैं। यूरिन जो है वो पैरासाइट की वजह से भी, कीड़े की वजह से भी हो सकता है, कृमि भी हो सकते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। तो यूरिन देखिए दोनों व्हाइट कलर का जो आ रहा है। अब इसी को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। तो आयुर्वेद में जो कफज प्रमेह बताया है ना, उसमें कुछ कुछ टाइप्स बताए हैं जो को रिलेट हम कर सकते हैं। जैसे कि पिष्ट में नाम का जो व्याधि बताया, पिष्ट में है जिसमें चावल के पिट्ठी के समान यूरिन आता है। आयुर्वेद में लसिका में बताया है।
तो उसमें लिम्फ का ही पूरा ऐसा दिखता है कि लिम्फ जैसा आ रहा है, लसिका जैसा, लसिका में बताया है। और कभी कभी सिकता में बालू के कण की तरह व्हाइट व्हाइट कुछ आ रहा है, सांद्र में। ये सारे जो कफज प्रमेय बताए ना, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें कारण मॉडर्न साइंस में तो ये बता रहे हैं कि फाइलेरिया हो गया, कफज टाइप का है फाइलेरिया। श्लीपत जो व्याधि होती है उसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और लिम्फ जो होता है, फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्ट यूरिन में आने लगता है, इसको चैल्यूरिया कहते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस बताता है। उसमें कफ का ही दुष्टि रहता है, ऐसा बताते हैं। इसमें पूरे बॉडी में सूजन भी रहेगा। उसके बाद में लिम्फ नोड जो रहते हैं वो लिम्फेडेनोपैथी रहेगा, लिम्फ नोड एनलार्ज रहेंगे, ऐसा कंडीशन होता है। और उसमें क्या रहता है कि वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और स्किन भी फटते जाता है, फिशरिंग ऑफ स्किन ऐसा दिखा है। और सबकुटेनियस टिश्यू जो रहते हैं वो एलिफेंटाइटिस जो रहता है उसमें वो बढ़ते जाते हैं। तो इसमें हम लोग को कफज प्रमेय है उसके तरफ देखना चाहिए, और इसमें हमें ये हेतु निकलना चाहिए। तो स्निग्ध आहार विहार का सेवन हो रहा है, दिवा स्वाप हो रहा है, क्लेद बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ रहा है, और शोफ बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसी पर अपने जो भेषज रत्नावली नाम का ग्रंथ है उसमें एक अध्याय दिया हुआ है, उसमें लसिका में है रोगाधिकार बताया है। तो उसमें श्लोक बताया है कि मधुर स्निग्ध गुरु मधुराते गुरु क्लिन्न अभिषंधि भोजनात् आनुपमत्स्य मासादि भक्ष्यांकु भक्ष्यात् भक्ष्यात बहुभक्षणात्। मतलब बहुत ज्यादा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो मधुर, फिर अति गुरु, क्लिन्न आहार खा रहे हैं, अभिसंधि भोजन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर आनुप मात खा रहे हैं, मछली ज्यादा खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खा रहे हैं, भक्षणात् अधिभक्षणात् बहुभक्षणात् ऐसे बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं शरीर श्रम हीनानो, मतलब शरीर का कोई भी चिंता वगैरह नहीं कर रहे हैं, मानसिक चिंता नहीं कर रहे हैं। मतलब मधुर अति गुरु सड़े हुए बासी अभिसंधि भोजन खा रहे हैं। अभिसंधि भोजन में नमक होता है, ज्यादा नमक खा रहे हैं जो कफ बढ़ाता है। फिर क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोला है कि मधुर अम्ल लवण रस कफ बढ़ाता है, नमक ज्यादा खाना, मीठा ज्यादा खाना, हैवी चीजें ज्यादा खाना, सड़ा हुआ बासी खाना खाना ज्यादा, और आनुप देश की मछली जो कफ वाला जो देश है वहां की मछली खाना, मांस खाना, बहुत ज्यादा खाना, और ये खाने के बाद जो अति संतर्पण हो रहा है उसके साथ में थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं करना, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लेना, चिंता न करना, और आराम से जिंदगी करना, इससे दूषित हुए वात आदि दोष जो है वो यकृत और पक्वाशय में मूत्राशय को शत कर देते हैं। पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति हो रही है, वहां पे शत कर देते हैं, और मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र के साथ रक्त मिश्रित या लसिका और चर्बी मेद भी आते रहता है, और ये निकलते रहता है, और ये लाक्षारस रस के समान होता है या लसिका के जैसा यूरिन आता है। तो इसमें कभी तरल कभी गाढ़ा मूत्र इसमें आने लगता है। और दोष और दुष्य भेद से इसमें देखें तो इसकी वृद्धि होती है, कौन सा दुष्य ज्यादा है, तो कफ का ज्यादा है, बद्ध बद्ध में। उसी तरह से कृमि भी इसमें कारण होते हैं, मॉडर्न साइंस भी यही मानता है, कृमि पैरासाइट या नॉन पैरासाइटिक कॉजेज रहते हैं। और फिर इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, तो इसमें वातज पित्तज कफज भी होता है, ऐसा भेषज रत्नावली में बताया गया। इसमें बताया कि वातज लसिका में मूत्र किंचित रुधिर युक्त होता है, मतलब थोड़ा ब्लड आ रहा है, और उसमें संधि विश्लेष, मतलब जो जॉइंट्स है वो थोड़ा लूज पड़ने लगती हैं। और उसमें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दूध जो है, दूध को दही बना रहे हैं और वो पूरा बना नहीं है, तो उस तरह का जो मतलब जो मंदक दही है, उस तरह का जो आधा कच्चा दूध है आधा दही है, और वह जब हम देखते हैं तो वैसा यूरिन आता है, तो उसको वातज लसिका में बोलते हैं। पित्तज लसिका में अगर देखें तो मूत्र गाढ़ा आएगा, पृथ्वीयुक्त होगा, दुर्गंधित होगा, मूत्र का रंग बिगड़ जाएगा, हाथ पैर में जलन होगा, पित्तज लसिका में है ऐसा। खासकर भेषज रत्नावली में लसिका मेहाधिकार में बताया गया है। इस तरह से श्लेष्मिक लक्षण बताया कि श्लेष्मज अगर लसिका में है तो मूत्र लवण जैसा रहेगा, श्वेत रहेगा, स्वच्छतर रहेगा, नमक वाला पानी जैसा आएगा। और इसमें रात्र में रखें तो सुबह देखेंगे तो स्वच्छ और
कुछ नीचे बैठा हुआ ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर स्वच्छ और नीचे बैठा हुआ कुछ दिखेगा। और रात्रि में करने को ऐसा रखना है कि कुछ हिलाना नहीं है, यूरिन को जैसे निकाल के रखा वैसे का वैसा रखना है। और इसमें वंक्षण में वेदना वगैरह बहुत होती है, श्लेष्म उसमें। और द्विदोष जो सन्निपात में सारे लक्षण आते हैं। तो इसमें और क्या होता है कि पुरुषों को ये ज्यादा होने लगता है, दुर्बल वृद्धों को होने लगता है। और जब वृद्धों को होने लगेगा तो ये क्रॉनिक हो जाता है। और इसमें फिर क्या है कि आयुर्वेद में चिकित्सा जो है वो कफहर बताया। अभी हम इस पे और विचार करेंगे थोड़ा। प्रमेह का अगर हम लोग हेतु देखते हैं तो प्रमेय में, और प्रमेय होता क्या है, तो वो क्या बोलते हैं कि प्रकर्षण प्रभुतम प्रचुरम वारम वारम वा मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेय। मतलब ये एक तरह का प्रमेह रोग जो है ये 20 प्रकार का व्याधि है। और इसमें अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, यूरिन जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको प्रमेह बोलते हैं। और त्रिदोष प्रकोप निमित्ता विंशति प्रमेह भवंती, तीनों दोष का प्रकोप होता है, लेकिन खासकर कफ की दृष्टि होती है, मेद की दृष्टि होती है। मेद भी कैसे है, बद्ध बद्ध मेद, कॉन्जुगेटेड जो मतलब जुड़ने वाला मेद और बिना जुड़ने वाला, ऐसा मेद रहता है। और इसमें आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनुप्रसाह पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। चरक चिकित्सा स्थान 7वां में प्रमेय चिकित्सा में बताया है। मतलब हमेशा आराम से बैठे रहना, अग्नि बहुत ज्यादा दिन में सोते रहना, कोई मेहनत ना करना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना, बैठ के ही रहना, बिहार में भी कोई शारीरिक काम नहीं कर रहे हैं, और खाने में शीत चीजें ठंडी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, स्निग्ध चीजें खा रहे हैं, मधुर खा रहे हैं, और मेद मेद बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं। जैसे कि मैदा के जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर है, ब्रेड है, बिस्किट है, मैदा का चीज ज्यादा खा रहे हैं। उसी तरह से दही का सेवन बहुत ज्यादा करना। कल एक केस टेकिंग में बच्ची आई थी जो एमबीबीएस कर रही है, वो दही रोज खाती है, तो उसको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेट उठती है, लेट सोती है, दीवार साफ कर रही है, और वेग भी धारण भी कर रही है। तो दही का सेवन 12 महीने नहीं करना है, निषेध बोला है। और दही खाना है तो उसके लिए भी नियम है कि आंवला के साथ खाएं, मूग के साथ खाएं, मधु के साथ खाएं, ऐसे दही नहीं खाना है। लेकिन जो दही बहुत खा रहे हैं, ग्राम्य आहार, मतलब जो सिटी का खाना होता है, ग्राम्य आहार का वर्णन जो है वो रसायन अधिकार में चरकाचार्य जी ने बोला है कि पहले ऋषि मुनि जो थे ना, वो केवल और केवल फ्रूट्स और कंदमूल ही खाते थे, और कुछ नहीं खाते थे। तो उनको हमेशा वो फिट रहते थे, और वो तपस्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे, सब काम करते थे। लेकिन जब वो गांव में रहने लगे, मतलब पहाड़ से नीचे आ गए, तो वहां पे जो सिटी का खाना होता है, तो पका हुआ जैसे तला हुआ पूरी हो गया, सब्जी हो गया, ग्राम में आहार ज्यादा मात्रा में खाने लगे, तो उनके पेट निकल गए और उनको बहुत ज्यादा व्याधियां होने लगा। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, संभाषण किया कि ये सब क्या हो रहा है। तो सभी लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला अपने अपने रिसर्च से कि ग्राम्य आहार जो है वो व्याधि का कारण होता है, हमें ग्राम्य आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसलिए फिर रसायन सेवन करके उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो उसमें शिलाजित रसायन, ब्रह्म रसायन, ऐन्द्र रसायन, लौह रसायन, ताम्र रसायन, अलग अलग रसायन का चर्चा किया, और फिर वो हम लोगों के लिए दिया है। तो ग्राम्य आहार जो है, जो हम लोग सिटी में खाते हैं, जंक फूड हो गया, जो भी चीजें तली हुई चीजें खा रहे हैं, बहुत कफ बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं, उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, इसी को ग्राम्य आहार और विहार बोलते हैं। इस तरह से अनुपदेश, औदक, जो पानी के एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, पानी पानी वहां की मछली और मांस का सेवन कर रहे हैं। अनुपदेश जो कफ वाले ठंडे प्रदेश में रहने वाले, वो प्राणियों का मांस खा रहे हैं। उसी तरह से नया धान्य जो है वो आयुर्वेद में अभिसंधि बताया है, क्योंकि नया चावल आ रहा है, नया गेहूं आ रहा है, उसमें बहुत सारा पानी का कंटेंट रहता है। 1 साल तक नया धान्य नहीं खाना चाहिए। और आजकल लोगों को मालूम नहीं है, लोग जो खा रहे हैं फ्रेश जो राइस आता है वो खा रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही है। और उसी से जो और भी चीजें बन रही हैं, ब्रेड बिस्किट वगैरह जो भी बन रहा है, मैदा की चीजें बन रही है, वो व्याधि उत्पन्न करता है। हमें आयुर्वेद में बोला है कि पुराना लेना है, पुरान धान्य लेना है। लेकिन नया धान्य ले रहे हैं, नया पानी पी रहे हैं, वो भी अभिसंधि होता है। बारिश का पानी गिरा और नया नया है और वो पिया जा रहा है। उसी तरह से गुड़ और गुड़ से बनाए हुए पदार्थ ये ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो गुड़ का मतलब है कि मीठा, आज के जमाने में हर चीज में सुक्रोज, चीनी का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है, मीठा चीज लोग ज्यादा खा रहे हैं। और अभी केक वगैरह हो गया, वो भी तो अभिसंधि है, इतना ज्यादा केक ज्यादा खाया जा रहा है, पेस्ट्री खाया जा रहा है,
और भी चीजें जो खाई जा रही है जो ज्यादा हाई कैलोरीज वाली है, वो सब चीजें इसमें आएंगी कफ कर। तो ऐसे जो है ना, इससे क्या होता है, अगर ये ज्यादा खा रहे हैं और संतर्पण ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नरिशमेंट हो रहा है, बॉडी को उतना जरूरत नहीं है लेकिन अति मात्रा में खाया जा रहा है, तो मेदश्च मासम च शरीरम च क्लेदम कफो बस्ति गतम प्रदुष्य करोति मेहान समुदूर्ण मुष्णम तानेव पित्तम परिदुष्य चापी क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य धातुन संदुष्य मेहान कुरुते निलश्य। उसी तरह से माधव निदान में और क्या बताया, कफा पित्तम पवनश्च दोषा मेदु अस्त्र शुक्राम्बु व वसालसिका मज्जा रसौजा पिशितम च दुष्या प्रमेहणम विंशतिरेव मेहा। मतलब इसमें क्या होता है कि जब कफ जो है वो बहुत ज्यादा विकृत हो गया है, बहुत ज्यादा जमा हो गया है, एक्स्ट्रा कफ हो गया है शरीर में, उसके साथ में मेद धातु जो है, क्योंकि एफिनिटी, कफ की एफिनिटी मेद धातु पे ज्यादा होती है, क्योंकि एक जैसे वो फ्रेंड की तरह है, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं हम उनके पास ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो एफिनिटी रहती है। और मेद भी है वो विकृत है, बद्ध भी है अबद्ध भी है, और वो ज्यादा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल है, ऐसा काम है, ऐसा खाना पीना है। तो बद्ध अबद्ध मेद ये सब मिलते हैं और 10 दूषियों को दूषित करते हैं। उसमें क्या बताया है कि मेद धातु सबसे पहले दूषित होता है, रस धातु, शुक्र धातु, लसिका, वसा, मज्जा, रस धातु, ओज और मांस, ये 10 चीजें प्रकोपित हो जाती है, और बस्ती में आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं अग्नि मान्यता भी रहती है और धात्वग्नि मान्यता भी रहती है, धातु अच्छे से बन नहीं पाते हैं, और वह किडनी के थ्रू बिना फिल्टर हुए निकलते रहता है। तो प्रभुत मूत्रता, आविल मूत्रता, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन होने लगता है और गंदा यूरिन होने लगता है, और वही 20 टाइप्स के यूरिन आने लगते हैं, उसमें से जो आज हम पढ़ रहे हैं लसिका में वैसा आने लगता है। इसको पिष्ट में भी कह सकते हैं, चाइल्यूरिया को पिष्ट में भी बोल सकते हैं, सिक्ता में भी बोल सकते हैं, लसिका में भी बोल सकते हैं। इसमें खासकर क्या होता है, क्लेदक कफ की दृष्टि होती है, द्रव गुण की वृद्धि होती है, अग्नि मान्यता होता है, उसके बाद में धात्वग्नि मान्यता होती है, धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, तो सारे उप धातु हैं और द्रव धातु हैं वो सब दूषित हो जाते हैं। तो उसमें मेद है, रक्त है, शुक्र है, लसिका है, वसा है, मज्जा है, रस है, ओज है, मांस है, कफ भुष सारे पदार्थों की दूषित हो जाती है। फिर में क्लिन्नता बढ़ती है, और बद्ध बद्ध मेद भी दूषित है, तो सारा चीज वैसे का वैसे निकलता है। इसका मतलब है कि क्लेदक कफ की दृष्टि होती है, पाचक पित्त की दृष्टि होती है, समान वायु की दृष्टि होती है, अपान वायु की दृष्टि होती है। इसमें मेद, मांस, लसिका, मज्जा, रक्त आदि सारे धातु दूषित होते हैं जो द्रव धातु हैं। और मेदोवस्त्रोतस, मूत्रवस्त्रोतस की दृष्टि होती है। इसमें अंत कोष्ठ में ये सारा चीज होता है। और रसायनिया जो है, रसायनी नाम दौर्बल्यात नोर्ध्वम नुतिष्ठन्ते प्रमेणाम दोषा, शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, रसायनी जो है वो सारी दूषित हो जाती है, और मूत्र मार्ग से वो निकलते रहता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रमेह, प्रकर्षण प्रभुतम अविलंब करोति, तो मतलब क्या है कि वैसा मूत्र प्राप्त होता है कि बहुत ज्यादा मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेह, ऐसा बताया। बारंबार प्रचुरम व मेहती, बार बार यूरिन वैसा आने लगता है, इसलिए इसको हम लोग कफज प्रमेह के अंडर में लाते हैं। अब इसके बारे में मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा इस पे अपना जो आप लोग को समझ है आप कृपया बताइए। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कृपया? अरविंद सर, आप अनम्यूट हाँ कर पा हाँ रहे सर, हैं? सर नमस्कार मेरा। प्रणाम सर। हाँ, ये तो सर आपने बहुत ही बार बताया है कि बद्धम बद्धम मेदो मांसन शरीर ओजम क्लेदम कफो व्यक्तिगत प्रतीक्षा, तो वो जो है सारी द्रव धातुएं हैं वो जो है वो जो है बस्ती में जाके प्रदूषित होती हैं, बस्ती को प्रदूषित करती हैं, और वहां से मेह की आविल और बहुमूत्रता की संप्राप्ति जो शुरू होती है। और एक दूसरा जो आप बहुत बढ़िया बताते हैं कि एक और श्लोक भी आया है, शुक्र दोष पेमे हस्तु ज्ञान अपान प्रकोपजा। अगर शुक्र दोष भी अगर है या प्रमेय है, वो ज्ञान अपान प्रकोपजा की वजह से होता है। और अगर वो अगर दो वायु डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन अगर युगपत कुपित चापी देह बिंतु संशय, मतलब अगर एक साथ सारी वायुएं पे कुपित हो जाएंगी तो देह का नाश हो जाता है।
तो वो जो है वो नाश तो प्रमेय में हो ही रहा है, क्योंकि प्रमेय में जो है अबिल बहुमूत्रता क्यों हो रही है, क्योंकि वो शरीर का ओज क्लेद जितना भी द्रव धातु है वो सब बस्ती को में जाके प्रदूषित हो रहा है, या बस्ती में पहुंच के बस्ती को प्रदूषित कर रहा है, या वहां के मेद मांस ओज को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। तो वो जो इसीलिए विंशति 20 तरीके के मैं बताया, जिसमें से 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज में बोले गए हैं। और बिल्कुल सही है कि जो आपने बोला कि सांद में भी और पिष्ट में भी, और वात के वसा मज्जा और लसिका लसिका में भी जो है ये जो है लिम्फ ही निकलता है, जिसको चाइल बोला गया है। होता क्या है कि ये तो संतर्पण व्याधि है, तो जो भी आहार मधुर अम्ल लवण ये सब चीजें, आस सुखम सब सुखम, और ये दही की भी चीजें, ये सब चीजें जो खाते हैं उसकी वजह से व्यायाम नहीं करना, दिवा स्वाप करना, तो उसकी वजह से ये इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे इकट्ठा होंगे, या तो वसा में इकट्ठा होंगे, या मेद में होंगे, या इस तरीके से अबद्ध मेद होगा, फिर बद्ध मेद होगा, मतलब फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, लसिका में हो जाता है, वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और वो जो शरीर में शुरुआत किससे होती है, क्योंकि वो इसमें बोला गया है कफ की वजह से, जो एक कफ का द्रवत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो आगे जाके मिश्री भाव करता है मेद से। तो वो चूंकि मेद अबद्ध मेद भी बहुत ज्यादा है, अबद्ध, और ये कफ भी जो है क्लेद रूप में बहुत शरीर में है, तो मिश्री भाव करता है। और उसके बाद आगे जाके वो मांस में जब मिश्री भाव होता है, तो वहां पे जाके पिंडिका की उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए में पिंडिका उत्पन्न होती है। वो शुरुआत कैसे होती है, कफच प्रमेय में से शुरुआत होती है, जिसमें आबिल और बहुमूत्रता होती है, फिर पित्त की तरफ जाता है, जिसमें दाह तृष्णा भ्रम मूर्छा ये सब सिम्टम आते हैं। और जब छेड़ेशु दोषेश कृष्ण धातुना संदुष्मेहन कृत्य नीलशा, जब ये कफ और पित्त जो है जब क्षीण हो जाते हैं और शरीर से निकल जाते हैं, तो चूंकि क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, तो इसलिए वात के जो है सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए वातज प्रमेय के सिम्टम आते हैं, चाहे वो बसा मज्जा ओज लसिका, क्योंकि ओज भी उसमें हो रहा है, पहले बसा निकलती है, फिर मज्जा भी निकलती है, या आगे पीछे या कैसे भी निकल सकते हैं उसमें। फिर वो जब निकल जाता है, तो फिर वातिक जो मधुमेह की जो मधुमेह का भी उन्होंने बोला है कि ओज ओज के लिए उन्होंने, और जब ओज शरीर का निकल जाता है, मतलब शरीर बिल्कुल मलिनी भाव हो जाता है, शरीर में श्रिंक की झुर्रियां पड़ जाती हैं, और जो कफ के प्राकृतिक कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं। वो जो क्योंकि क्योंकि वो द्रव रूप में कफ है, और द्रव रूप में मेद है, और द्रव रूप में ये आगे की धातुएं जो द्रव धातुएं हैं, ये आगे की तरफ दूषित होती चली जाती हैं। इसीलिए ये जन्म के साथ जाती है व्याधि, लेकिन इसमें संतर्पण के विरुद्ध चिकित्सा करनी पड़ती है। और प्रमेह जो ये जो कायल है, ये साध्य के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वो उसका दोष और दोष की एक ही चिकित्सा होती है, इसीलिए साध्य की तरफ इन्होंने बोला है कि ये साध्य होता है। हल्दी आंवला है, या त्रिफला इंद्रायण है, या देवदार है, या कैथ है, और इवन उन्होंने कहा है कि फरद का कौथ है, चित्रक का कौथ है, हल्दी या दारू हल्दी का कौथ है, अर्जुन का कौथ है, ये सब चीजें करने से और चिकित्सा हो जाती है। और जो भी उन्होंने बोला कि अगर इसमें भी अगर कृष है, तो उसको थोड़ा सा संतर्पण करना चाहिए। और अगर ग्रहण है, मतलब बहुत ज्यादा संतर्पित पेशेंट है, तो उसमें आप तर्पण करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा अवतर्पण करना चाहिए जिससे वायु का प्रकोप ना हो, क्योंकि वो लास्ट में वात की जो है संप्राप्ति होती है। ये विमय के लिए बोला भी गया है, यही कहलु निदानम दोष दोष विशेषभ्य विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेष भवंती, मतलब इसमें भी विकार विघात भाव होता है। अगर दोष बढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो विघात करें, और अगर विकार के जो अगर विघात भाव हो रहा है, तो विकाराणाम रोगाणाम विघाता
उत्पत्ति प्रतिबंधक रोगों का मतलब उत्पत्ति नहीं होगी अगर विघात भाव अभाव है। लेकिन अगर विघात भाव भाव है, अगर मतलब विघात हो रहा है, तब रोगों की उत्पत्ति होगी। तो वो भी उत्पत्ति के लिए उन्होंने बोला है कि विकार अजननम, मतलब विकार हो सकता है कि ना हो, मतलब कई लोगों को मोटे भी होते हैं, खूब हैवी खाते हैं और संतर्पित भी होते हैं, लेकिन उनको प्रमेय नहीं होता है। तो विकार अजननम, रोग न होना भी एक कारण है। या चिरण विकार जन्म, या देर से विकार होगा। वो क्यों होगा? जब पूरा वो उनका शरीर और धातुएं द्रव धातुएं सब निकल जाएंगी और शरीर में क्लेद की बहुलता हो जाएगी, तब होगा। या अणु विकार जन्म बोला गया है, जिसमें कुछ ही सिम्टम आते हैं, जिसमें कई पेशेंटों का रिवर्स हो जाती है डायबिटिक, क्योंकि उसमें क्योंकि वो लोग अगर आहार और विहार और ये खाने में मतलब ये परहेज कर लेते हैं, तो वो रिवर्स हो जाता है। और असर्व लिंग विकाजन, मतलब कुछ रोगे को कुछ क्षय हो या कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा खेल है आबिल, बहुमूत्रता, मेद, अवध मेद, द्रव धातु। और ये मंदो उत्साह, एक प्रमेय बोला भी गया, मंदो उत्साह अति स्थूलम अति स्निग्धम महाशनम मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। मतलब ये जितने भी मोटे और चिकने और अधिक लोग होते हैं, ये प्रमेय मृत्यु के मतलब बहुत बहुत ले जाती है मृत्यु के समय। तो इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रमेह के रोगियों को होता है, लेकिन क्योंकि लेक्सिटी आ जाती है मसल्स में, ज्यादा सा मसल्स में, और जो भी द्रव धातु है वसा मज्जा में भी ये लेक्सिटी आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कीमोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी ये सिम्टम आते हैं, क्योंकि वहां पे उस जगह पे वहां पे कहीं ना कहीं वो संचित होना शुरू हो जाता है। वो आज की डेट में क्लेद है, लेकिन हमारे आज की डेट में शुगर, जो फास्टिंग बीपी और ये सब देखते हैं, हमारे ऋषियों ने उनमें क्लेद कहा था कि क्लेद की संचिति हो रही है। तो वो क्लेद जो है और जो वो उसका मिश्री भाव होने की वजह से ये संप्राप्ति हुई है सर। तो अब मेनली अपान एरिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बयान को उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि ज्ञान बयान का गति अक्षेपण उत्क्षेपण बोला गया है। तो वो बयान और अपान का दृष्टि ही जो है ये शुक्र और प्रमेय के लिए स्पेशली उन्होंने बोला है। राइट सर। हाँ सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर, थैंक यू सर। इसमें बताया कि चरक चिकित्सा सन 6वां अध्याय में 51 नंबर का श्लोक है, उसमें चिकित्सा बताते हैं कि क्लेदश्च मेदश्च कफजश्च वृद्ध प्रमेय हेतु प्रसमीक्ष तस्मात् वैद्येन पूर्वम कफपित्त जेषु मेहेषु कार्याण्य अपतर्पणानि। मतलब क्लेद को देखना है, मेद को देखना है, बढ़ा हुआ कफ को देखना है, और प्रमेय का हेतु देखना है। प्रसमीक्ष तस्मात् मतलब हमें पूरा एनालिसिस करना है कि क्यों हुआ है। फिर उसके बाद में हमें कफ और पित्त वाला जो में है उसमें अपतर्पण चिकित्सा करना है। तो इसमें कफ प्रधान अगर प्रमेय हम लोग देख रहे हैं, चाइल्यूरिया जो है इसको पिष्ट में भी बोलते हैं। पिष्ट में ऐसा बताया है, योग रत्नाकर में बताया है कि मतलब इसमें मूत्र त्याग करते समय रोगी को रोमांच होता है, और पिसा हुआ जो आटा होता है, एकदम आटा पानी में घोल के उस तरह से श्वेत वर्ण की मूत्र होती है, उसको पिष्ट में कहा है। कुछ लोग लसिका में से भी कोरिलेट करते हैं, कुछ पिष्ट में से करते हैं, कुछ सिक्ता में से करते हैं, कुछ सांद्र प्रसाद में से करते हैं। है तो ये कफज प्रमेय का ही टाइप है। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है, तो चरक ने सुझाया है कि 4 प्रकार के रोगी बताए। क्या बताए कि स्थूला प्रमेय ही बलवाहिन कहा कृशस् तथैक परि दुर्बलस्य सब्रहणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्याः कल्पोपदिष्टामल शोधनाय ऊर्ध्वम तथा अधश्च मलेपनीते मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम गुल्मेषे मेहेन बस्ति शूलम मूत्रग्रहश्चाप्य अपतर्पणेन प्रमेहेन स्यु परितर्पणानि कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष वहनिम। मतलब चिकित्सा की दृष्टि से प्रमेय रोगी 4 प्रकार के बताए हैं। पहला है बलवान रोगी, फिर कृश रोगी, दुर्बल रोगी और स्थूल रोगी। फिर उसी में और हम करें तो कृश दुर्बल, कृश बलवान,
स्थूल दुर्बल, स्थूल बलवान, ऐसे 4 प्रकार के बताए हैं। तो जो स्थूल रोगी है, मोटा रोगी है और बहुत बलवान है, उसको शोधन का उपक्रम करना है। और जिसमें कफ पित्त का आधिक्य है और जिन्होंने बचपन से लेके वंशानुवंश उन्होंने अपथ्य सेवन का ऐसा हेतु है, तो उनके लिए शोधन करना है, वमन और विरेचन। इसके विपरीत जो कृश और दुर्बल रोगी है, उनको शोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत वीक है। तो उसमें संतर्पण करना है, फिर संशमन करना है। और यह व्याधि जो है, प्रमेय है, ये चिरकारी व्याधि है, एक दिन में ठीक नहीं होगा। इसमें पूरा पथ्य पथ्य को हमें फॉलो करना पड़ता है। और इसमें संतर्पण जो रहता है, जो कृष प्रमेही है उनको संतर्पण करना है, लेकिन इससे ये ना हो कि कफ बहुत बढ़े, मेद बहुत बढ़े और उल्टा हो। संतर्पण भी हमें विचार कर पूर्वक करना है, नहीं तो क्या होगा, गुल्म, क्षय, मेड्र वेदना, बस्तीशूल, मूत्रग्रह ऐसे उपद्रव होने की संभावना है। और दूसरा क्या बताया है कि शोधन अगर करना है स्थूल और बलवान प्रमेही को, तो हमें वमन विरेचन दोनों की अपेक्षा होती है। तो अल्प प्रमाण में स्नेहन देकर, दोषों को कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति होने पर स्वेदन देकर वमन कराना है। वमन के लिए मदन फल, शुंठी, वचा, कुटकी, पिपली, इनका प्रयोग हम लोग वमन के लिए करते हैं। और आकंठ जलपान के लिए यष्टि मधु जल और लवण का प्रयोग करते हैं। और वमन के बाद संसर्जन क्रम करके पुनः स्नेहन स्वेदन करके विरेचन देते हैं। विरेचन में मृदु विरेचन देते हैं, गंधर्व हृदकी, आरगवद, द्राक्षा, निशोत्तर आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें मीठा चीज दे सकते हैं क्योंकि ये कफज प्रमेय है, मतलब हम द्राक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, मधुमेह नहीं है। और इसमें निरुबस्ती भी दशमूल क्वाथ से दे सकते हैं। और शमन औषधि के लिए कफज प्रमेय के लिए 10 क्वाथ बताएं, अपने आचार्य चरक संहिता में बताया चरकाचार्य जी ने। हरित की, कटफल, मुस्ता, लोद्र, पाठा, विडंग, अर्जुन त्वक, रक्त धमासा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तगर, विडंग, कदम्ब, साग, अर्जुन त्वक, अजवाइन, दारू हरिद्रा, विडंग, और फिर धावड़ा, देवदार, कोष्ठ, अगरू, चंदन, दारू हरिद्रा, अग्निमंत, हरित की, आंवला, पाठा, पाठा, मुरवा, गोक्षुर, और अजवाइन, उशीर, हरित की, गुडुची, फिर चवक, चित्रक, हरित की, सप्तवर्णी, ये सारी काढ़ा हम दे सकते हैं। और इसमें कफकर और मेद का नष्ट करने वाला ये हेतु बंद करना होता है। और हमें क्या करना है, तो कषाय देना है, तो ऐसे औषधियां देना है जो उष्ण हो, रुक्ष हो, लेखन हो, अवतर्पण करने वाली हो। तिक्त रस की औषधियां उसमें उपयुक्त होती है। हरिद्रा, नीम, करेला, फिर मुस्ता, दारू हरिद्रा, अर्जुन, खदीर, लोद्र, गुडुची, पटोल, उदुम्बर, जामुन, मतलब कषाय रसात्मक भी है, जामुन, बिल्व, बीजक, इनका प्रयोग करते हैं। और प्रमेय में धातु शिथिलता आती है, दुर्बलता आती है, धातु बहुत लूज हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ हम खनिज भस्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे बंग भस्म, नाग भस्म, जशद भस्म, त्रिवंग भस्म, लौह भस्म, रौप्य और स्वर्ण माक्षिक, ये उपयुक्त है। शिलाजीत जो है वो सबसे अच्छा उत्तम कार्यकारी क्लेद नाशक, धातु शिथिलता को दूर करने वाला है। और इसीलिए कुंभात्वक, ये बहुत मशहूर औषधियां हैं, इनका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से औषधि कल्पों में चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, वसंत कुसुमाकर रस, प्रमेह गज केसरी रस, मेहांतक रस, लोहासव, लोद्रासव, खदीरारिष्ट, जाम्बवासव, ऐसे कल्पों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग अस्नाद कल्पों का प्रयोग करते हैं, तो उससे धातु शिथिलता ठीक हो जाती है। उसी तरह से हम लोग उद्वर्तन चिकित्सा करते हैं, अपतर्पण करते हैं, व्यायाम बोलते हैं, संक्रमण, पेशेंट को बोलते हैं कि आप वॉकिंग करके आइए, चलिए आप। और चरक संहिता में वाग्भट में बोला है कि 1 साल तक तो गोमूत्र और गाय का गोबर खा के रहे, तो उससे क्या होगा कि अपतर्पण होगा, स्थूलता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। या फिर कुआं खोदने को बोला है, या फिर पेड़ काटने को बोला है, या बहुत सारे योजन चलने को बोला है, ऐसा मतलब संक्रमण बोला है। और जितना एक्सरसाइज होगा उतना कफ और मेद की कमी होगी, क्लेद की कमी होगी। और उम्र, काल, सहनन शक्ति, ये सबको विचार करके, दुष्य, देश, काल, ये सब देख के हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। अभी मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ चिकित्सा बताइए, फिर मैं और बताता हूँ। डॉक्टर शशि मैडम, अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मनीषा मैडम, जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर आज तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, जो चाइलूरिया के बारे में जो बताया गया है कि भी मॉडर्न मेडिसिन में जो भी आपने बताया अभी, जिनको फाइलेरियासिस है
तो जो 4 प्रकार का फाइलेरियासिस जो रहते हैं, उनमें से उंचसर्का वल्वुलस, ब्रुजिया मालेई, लोआ लोआ, ये सब, और ऊचेरिया बानक्रप्टी, ये सब बानक्रप्टियन मालायन और ओंचोसर्सियासिस करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये फाइलेरियासिस का ये जो होते हैं ये रह जाते हैं लिम्फी ग्लैंड में, और वो लिम्फ नोड को ब्लॉकेज कर देते हैं। तो ब्लॉक होने जाने पर ये चाइल्ड के रूप में चली आता है और वो किडनी से निकल जाता है। तो इससे भी चाइल्यूरिया होता है। लेकिन हमारा आयुर्वेद की दृष्टि से तो उसको प्रमेय में लिया गया है, जो आपने बताया पिष्ट में या लसिका में, कितना अच्छा बताया। हमारा आचार्यों ने भी ये सुन के भी बहुत खुश आता है, जो कि जो अस्य सुख स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम उद्यका अनुपरसम पयंसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कुछ सर्वम। जो कफ या क्लेद शरीर में जो अधिक बढ़ जाने से जो मिथ्या आहार विहार करते हैं, तो इनको जो वो प्रमेय हो जाता है। तो इससे ये जो क्लेद है जो आपने बताया, अरविंद सर ने बताया, और बसा है, वो चली आता है मूत्र मार्ग में, बस्ती में इकट्ठा होकर तो निकलते हैं, जैसे घुला हुआ आटा जैसा दिखाई देता है। तो इसे हम चाइल चाइल बोलते हैं। आपने तो बहुत अच्छा बताया, और अरविंद सर ने कि चिकित्सा का जो सूत्र में हमको इस संतर्पण जन्य व्याधि है, तो हम उनको अपतर्पण जनित चिकित्सा करना चाहिए। और वो जो जो दवाई भी बताया गया है उसके साथ आपने सब दवाई बता दिया। और वो भी उनको एक्सरसाइज ज्यादा करने चाहिए, और वो इनके साथ साथ थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए। और वो जो खान पान है, जो आहार विहार अन्न और नवार्ण अन्न विकृत गुड़, ये सबको त्याग करना चाहिए। तो जब ये सब में प्रमेय जब तो ठीक हो जाएगा, तो जो चाइल्ड आना तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। और भी जो भी प्रमेय का जो बताया गया है, उनका जो लक्षण भी आचार्य चरक ने भी बताया। मैंने भी दिखा है, एक चाइलूरिया का पेशेंट मेरे पास आया था, लेकिन हम तो आयुर्वेद में उनको प्रमेय में लेते हैं। तो जो भी लक्षण बताया गया है कि प्रमेय में, कि श्वेदांग गंध शिथिलांगता च सज्जासन स्वप्न सुखे रतिश हृत नेत्र जिह्वा श्रवण उपदेह घनांगता केश नख अतिवृद्धि शीत प्रियत्वम गलतालु स्वसे माधुर्य मासे करपाददाह भविष्यति में गदस्य रूपम मूत्र भी धावंती पिपीलिकाश्च। लेकिन उनका मूत्र में पिपीलिका, उनको ग्लाइकोसूरिया नहीं था। मैंने भी उनका ब्लड का जो फास्टिंग शुगर भी टेस्ट किया था, लेकिन और पोस्ट प्रांडियल किया था, वो सब ठीक था। लेकिन ये जो लक्षण बोला है चरक आचार्य ने, जो प्रमेय होता है, ये सब लक्षण उनको था। तो इसलिए हम सोचते हैं कितना वो जो हमारा जो आचार्य लोग थे कितना महान थे, जो कि ये सबको जानते थे। जो केवल मॉडर्न मेडिसिन तो बोलते हैं ये लक्षण सब ग्लाइकोसिडिया में होता है, लेकिन ये भी चाइलूरिया में भी ये लक्षण था उनका। तो इसलिए सर बहुत अच्छा आपने बताया। और उनके सालसारादी गण का क्वाथ भी बहुत अच्छा काम करेगा, या मेरा सोच से आप भी बताएंगे सर। और जो जो सब दवाई आपने बताया, जो स्रोत शोधन के लिए आरोग्य वर्धिन और वो बसंत कुसुमा का रस, और ये सब बहुत अच्छा दवाई है, और बहुत अच्छा ही सर काम भी करता है। इतना ही बोलूंगा सर, प्रणाम। और क्या है ना कि प्रमेय रोगाधिकार का जो ये फल त्रिकादि क्वाथ होता है सबसे बढ़िया है। उसमें त्रिफला है, दारू हल्दी है, इंद्रायण की जड़ है, और नागरम होता है सम प्रमाण में लेके, और हल्दी का कल्क है, और शहद मिलाकर देना है। तो ये क्वाथ को प्रयोग करेंगे तो पुराने प्रमेय में ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस तरह से योग रत्नाकर में विडंगादि क्वाथ, फिर पलाश पुष्पादि क्वाथ, त्रिफलादि क्वाथ, गुडुच्यादि क्वाथ, फिर उसके बाद में कतक बीजकादि क्वाथ, आकुल्यादि योग, फिर निशा मतलब हल्दी और त्रिफला का योग बताया। हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, जौकुट को चूर्ण करके मतलब यवकुट चूर्ण करके रात में जल में भिगो देना है, और प्रातःकाल मसल कर उस जल को हिम जैसा कल्पना होगा शहद के साथ लेने से निशा और त्रिफला, हल्दी और त्रिफला जो है ये, और हल्दी दारू हल्दी भी है, ये पूरी तरह से इसको ठीक कर देता है। इसी तरह से त्रिफला का कल्क बोला है। फिर उसके बाद में ताल मुस्त योग ऐसे बताया है। फिर उसके बाद नेग्रोदादि गण के जो दवाइयां हैं वो बताया है। त्रिफलादि चूर्ण बताया है। फिर उसके बाद में
गोक्षुरादि गुटिका बताया है, कर्कट बीज का चूर्ण बताया है, फिर उसके बाद में चंद्र प्रभावटी बताया है, उसके बाद में पूय पाक, अश्वगंधा पाक, अलग अलग योग रत्नाकर में योग बताए, इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसी के साथ में और क्या दे सकते हैं हम, तो चंदनादि चूर्ण भेषज रत्नावली में बताया है, और पथ्या पथ्य बताया है कि पेशेंट को मूंग दाल लेना है, जौ लेना है, बथुआ का साग लेना है, लाल शाली, फिर पेठा, पालक, और ठंडे प्रदेशों में निवास करना है, वहां एक्सरसाइज करना है, मन से थोड़ा सा टेंशन भी लेना है, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं रहना है, और सभी तरह के मांस बंद करना है, नॉनवेज बंद करना है, मछली बंद करना है, धूप में चलना बैठना, चलना फिरना, वेग अवरोध करना, ये सब बंद करना है, और दिन में नहीं सोना है। इसी तरह से और बहुत सारे द्रव्य बताए, जैसे वर्ण आदि कषाय, फिर सप्त सार कषाय, चित्र ग्रंथ्यादि कषाय, सुकुमार कषाय, आरगवदादि कषाय, नेग्रोदादि गण का कषाय, फिर पथ्य पुनर्नवादि कषाय, फिर शिवा गुलिका बहुत अच्छा काम करता है, सहस्त्र योगम में शिवा गुलिका बताया, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, शिलाजित रसायन। उसी तरह से आसव अरिष्ट बताए, आरगवदारिष्ट, हदिरारिष्ट, सुकुमार अरिष्ट, वीर तरादि गण का जो अरिष्ट होता है वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें हमें अग्नि को बढ़ाना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है, इसलिए बोला है कि एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, अपतर्पण चिकित्सा करिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। चलिए, आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। हरिहर सर, अभय सर, कुछ बोलिए आप लोग। मनीषा हाँ मैडम जी, बताइए। प्रणाम सर। ये जो अभी टॉपिक चल रहा था सर, ये सेम मेरे पास पेशेंट, और उसका आहार विहार दिनचर्या सब कुछ वैसे ही। इसमें उसको शुगर के लिए 10 साल से मेडिसिन खा रहे थे, बस मेडिसिन से सप्रेस कर रहे थे। बाद में दोनों पैर इतने स्वेल हो गए थे, फिर फाइलेरिया के लिए चल रहा था। लास्ट में जब मैं यहाँ इनको ट्रीटमेंट दी तो वही सारे लक्षण वही थे सर, सेम टू सेम। और उसमें फाइलेरिया का यदि होता तो इतने जल्दी रिकवर नहीं होता। तो लिम्फ जो थे वो सब, जो श्लेष्मा कफ था वो जाम हो जाता और वैसी स्किन फटने लगता था, एकदम फैल के यूरिन भी कम होता था। तो सर वो ट्रीटमेंट चलाने के बाद, सारी औषधियों को देने के बाद, स्रोत जब खुल गए उसके, और जैसे मेद जो क्लेद था वो कम हो गया, तो वो पैर वैर अभी मैंने पिक डाला है, मतलब नॉर्मल उसका आ गया पैर एकदम। तो वो लोग भी हतप्रभ थे कि ऐसे कैसे आ गया। खाने पीने में उनका हेतु वही मिला कि दुकान थी उनकी, तो बहुत गुड़ खाते थे, बिस्किट खाते थे, और बैठे बैठे सो जाते थे, खोआ बना करके खाना। और मतलब वो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी कामुकता वाला भी उनका निकला एक हेतु। तो वो सब करने के बाद जब मैं ट्रीटमेंट ली तो मानस का लेकर के शोधन की, और शोधन करने के बाद धीरे धीरे जब ये क्लेद खत्म। क्या हो गया मनीषा मैडम का आवाज? मनीषा मैडम। था कम होने के बाद वो पैर बहुत अच्छा हाँ हाँ, जी जी बना था मेरा। जी। आप क्या क्या चिकित्सा हाँ दी जी। थी? क्या क्या चिकित्सा दी थी आप? सर मैं शोधन में तो प्रॉपरली पहले दीपन पाचन किया मैंने, और पंचकोल दिया उनको लगातार। उसमें यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था उनका, शुगर बीपी तो रहते ही था। तो पंचकोल प्रातः दिया मैंने, और गोक्षरू दिया भोजन से पूर्व खाली पेट, और पुनर्नवादी और लहसुन अरंडादी कषायम चलाया मैंने। और शोधन में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, उसके साथ में दवाइयाँ भी चलाई उनकी, चित्रकादी भी चलाया मैंने, दो दो सुबह शाम। और पुनर्नवा आसव पुनर्नवादी आसवम भी चलाया, और साथ में सर शोध के लिए थोड़ा सा मंडूर भस्म के साथ योग बना करके दी मैं। शोधन में मैं प्रॉपरली मैं त्रिफलादी का क्वाथ, साथ में उसमें एरंडादी दिया, और सैंधव एरंडादी 20 ml के लगभग, और 200 ml त्रिफलादी क्वाथ बना करके उसमें डाल करके, और गौमूत्र के साथ में उनको शोधन दिया। बीच बीच में ब्रांड दिया, फिर तिक्त क्षीर बस्ती भी दी मैं उसमें साथ साथ में।
तो यूरिक एसिड भी कम हुआ, शोथ भी कम हुआ। और बीच में जैसे कॉन्स्टिपेशन उनको रहता था, मोशन सर आपका वो जो ब्लैक वाली विरेचन बटी, वो दो दो कंटिन्यू 3 डेज देने के बाद भी बोलते थे बस अच्छा से नहीं हुआ, बस एक दो बार हुआ नहीं। ऐसे 3 3 मेडिसिन टैबलेट वो एब्जॉर्ब कर ली, जबकि एक में मैं 8 10 12 15 विरेचन करवाती हूँ। इतना ज्यादा था उनका कोष्ठ पता था और क्लेद था। फिर धीरे धीरे स्नेह करके और अरंड भ्रष्ट हरितिकी और ये अरंड गंधर्वस्तादि अरंडादि तैलम, इसका मैंने प्रयोग करके और चलाई। साथ में बीच बीच में सहचर और एरंडादी इसको भी मैं बीच में चलाई। और ऐसे क्वाथ का और इसका बस्ती चेंज कर करके लेप की, अवचूर्णन की, फिर स्टीम किया मैंने, अभ्यंग चलते ही रहा। तो सर अभी ऐसा आ गया पैर वैर उनका और काफी ठीक है, शोथ पूरा ही कम हो गया जी। और न भेषज रत्नावली में एक बहुत अच्छा योग बताया है कि स्फटिका चूर्ण को देना है। जो फिटकरी होता है ना, जी वो जी जी फिटकरी जी। को नारियल के बीच में 2 रत्ती फिटकरी का चूर्ण डाल देना है। और उसको उसका पानी जो है फिटकरी के पानी से धोया हुआ, मतलब फिटकरी डाल जी के जी वो पानी देने से बहुत अच्छा ये फायदा होता है। जी फिटकरी जी सर, अगर मैं उसमें जाएगा। यवक्षार चलाई मैं, और शुभ्रा चूर्ण जो है इसका फिटकरी का मैंने योग में बना के दिया, गोक्षुरादि वर्णादि चूर्ण के साथ में मिला करके दी थी उनको जी। सही सही सर, बिल्कुल। उसी तरह से गुरुची सत्व जो है शहद के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। शतावरी का स्वरस बताया है। उसी तरह से सभी प्रमेह रोगों में ये जो कफज खासकर, इसमें मधुयुक्त आंवले का रस, त्रिफला, देवदार, मुस्ता, इनका क्वाथ देना है। हल्दी, दारू हल्दी और देवदार, ये बोला है। निशामलकी योग या त्रिफला, लौ भस्म, शिलाजित, हरित की, इसको शहद के साथ चटाना है। या मुस्तादी क्वाथ, ऐसा बताया है। और क्या है ना, आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वह अपने पूरा धातुओं को अच्छा करता है, शिथिलता को दूर करता है, कफ और मेद का प्राकृत अवस्था लाता है। तो इसको टाइम लगता है। अगर सोचेंगे एक दिन में ठीक हो जाए तो नहीं होगा। इसमें पथ्य पथ्य का भी है, दिनचर्या भी फॉलो करना पड़ता है, ऋतुचर्या करना पड़ता है और सदवृत करना पड़ता है। हर तरह से हम लोग जब करते हैं तो यह कफज प्रमेय तो साध्य ही होता है। चलिए डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? योगासन वगैरह, प्राणायाम कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं डॉक्टर शशि मैडम। जी सर, जी सर। प्रमेह का जैसे जो हेतु है एक्चुअल में, हास्य सुखम स्वप्न सुखम ग्राम्य। तो मेनली तो निदान परिवर्जन संक्षेप तो क्रियाएगो निदान परिवर्जनम कंसेप्ट ही है अपना। तो उसको तो फॉलो कराना ही है। साथ में पेशेंट के अंदर ऐसे सारे पेशेंट्स में सर आम बहुत ज्यादा होता है। प्रमेह के जितने भी मरीज देखे हैं, हालांकि चाहे वो अधिक मूत्रता, क्योंकि प्रमेह का कार्डिनल साइन ही है कि आविल मूत्रता और प्रभूत मूत्रता। तो जब आविल है तो कलर, इसीलिए मैं अधिकतर कई सारे पेशेंट से पूछती हूँ। बट कई सारे लोग को आविल नहीं होता, सिर्फ प्रभूत होता है। तो वो कहते थे कि वैसोप्रेसिन का जो कंसेप्ट होता है, एडीएच वाला, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की जब कमी होती है कहते हैं, तो उस केस में होता है। तो एक तरीके से जब मूत्र बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर भी आम है, तो आम का तो पचन कराना जरूरी है। और ऐसे सारे पेशेंट्स में सर अधिकतर क्रूर मतलब क्रूर कोष्ठ जरूर होते हैं। मैंने जितने आज तक देखे हैं, बहुत रेयर होता है, या कई सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उनको मतलब सही से मोशन होता है नहीं होता सेटिस्फैक्ट्री। हालांकि 1 2 केस ही ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा पेट साफ होता है, वरना मेजोरिटी पेशेंट्स का यही कहना होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट करने की जरूरत होती है। तो फलत्रिकादि क्वाथ वगैरह प्रमेह में जहां पर भी है वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। आम का पाचन अगर करा देंगे तो बढ़िया से, चाहे हम शुंठी से भी आम पाचन करा सकते हैं, हम और भी जो भी योग है उनसे भी करा सकते हैं। और अगर हम प्रमेह का सीधे सोचते हैं क्लेद वाला गुण, तो वहां से अगर हम हरित की यूज करते हैं, हरित की हो चाहे त्रिफला हो चाहे निशामल की हो, तो ये सब सारे कंटेंट, हालांकि आप लोगों ने सारी चीजें सारा डिस्कस कर ली हैं तो सारे बहुत अच्छे हैं। साथ में इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का तो चेंजेस आना जरूरी ही है, उसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रेस का भी हेतु ऐसे सारी जगह मनोवा स्रोत काफी इन्वॉल्व होता है। और साथ में आसन में अगर मैं बात करूं तो पेट के जितने आसन होते हैं, चाहे वो मंडूकासन हो चाहे कोई भी आसन हो, और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे तो हम लोग कहते हैं ना कि ये आसन पर्टिकुलर करना है, बट मैं हमेशा कहती हूँ एंटी रूमेटिक ग्रुप ऑफ योगा पहले करिए, जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। फिर सेकंड पार्ट जो एब्डोमिनल ग्रुप है, उसमें मेनली एब्डोमिन पर असर पड़ता है, उसको करिए। फिर पर्टिकुलर डिसीज का कोई योगा होता है तो वो सारी चीजें करना होता है, तो वो योगासन कर रहे होते हैं। साथ में दिमाग को
शांत स्थिर चित्त रखने के लिए, चाहे भ्रामरी है, चाहे शवासन है, और चाहे अनुलोम विलोम है, डिपेंड ऑन द बीपी के हिसाब से हम उसको कर लेते हैं। मर्म वगैरह के स्टिमुलेशंस में इंद्रवस्ती मर्म वगैरह है, या पूरे सर के मर्म के भी जब करते हैं तो उससे पूरा दिमाग शांत रहता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखते हैं, साथ में हमारी मेडिसिन चलती हैं, साथ में वॉक है, प्राणायाम वगैरह है, योगासन वगैरह, ये सब सारे चलते हैं, और हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर हम एलोपैथ में चले जाते हैं तो एलोपैथ में सर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डाइट लाइफस्टाइल तो वो लोग भी थोड़ा सा करेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। अगर डायबिटीज की प्रॉपरली केस ले लो, और केसेस का तो उतना नहीं पता, उतना डाइट पर वो लोग जोर नहीं देते हैं। लेकिन और बहुत सारी चीजें, काउंसलिंग वगैरह पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विषादो रोग वर्धना नाम का, तो कई सारे मरीज तो ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसको तिल का ताड़ बना लेते हैं, तो ऐसे मरीजों को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी सर, और सर आपने अच्छा सा बता ही दिया सारी चीजें, थैंक और यू सर। क्या है ना कि अब इसमें असंहत धातु रहते हैं, मतलब वो धातु में शिथिलता आती है। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ ये बताए कि ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, वंग भस्म, ये देने से धातुओं में ताकत आती है। और आरोग्यवर्धिनी वटी जो है सबसे अच्छा कल्प है, असंहत धातुओं का लेखन करके कफ को, मेद को निकाल के और धातु शिथिलता को दूर कर देता है। इसलिए से वसंत कुसुमाकर रस, पुगपाक, स्वर्णराज वंगेश्वर, अस्नादि अयस्कृति बहुत अच्छा उपयोगी है। इस तरह से पथ्यापथ्य को बहुत ज्यादा महत्व अपने आचार्यों ने दिया है। चरक चिकित्सा स्थान 6वां अध्याय में 50 नंबर का श्लोक में क्या बताया, व्यायाम योगे विविधे प्रगाढ़े उद्वर्तने स्नान जलावसेकई सेव्यत्वगेला गुरु चंदनादे विलेपनाश्चाशु न संति में। इस तरह से अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 12/3 में बोला है, अधनश छत्र पाद रहितो मुनिवर्तना योजना नाम शतम यात खदिन लीलाशयात। मतलब इसमें अलग अलग तरह के व्यायाम जरूरी है। उसी तरह से पैदल चलने वाला प्रमेह रोगी जल्दी वो ठीक हो जाता है। नंगे पैर चलना है, सिर पर छाता नहीं लेते हुए चलना है, और 400 कोस, एक कोस मतलब एक कोस मतलब कितना होता है, 1.5 किलोमीटर होता है शायद, ऐसे 400 कोस चलना है। कुआं खोदना है, नहीं, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर होता है शायद, तो 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर चलना है। तो ये बहुत अच्छा, इसीलिए पहले के जमाने में आप हरिहर सर से पूछिए, अभी भी सौराष्ट्र में लोग जो है ना, पूरे राजकोट से और कहाँ कहाँ से द्वारकाधीश मंदिर तक पैदल चलते हैं। हमारे मतलब जो हिंदू धर्म में है ना, कि अमरनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में तो ये होता है, पंढरपुर का वारी होता है। लोग चलते रहते हैं, 10-10 दिन तक चलते रहते हैं। जितना चलते हैं उतना फिर कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन कंटिन्यू नहीं चलना है, कुछ टाइम के लिए ही चलना है। मतलब इतना भी ना चलें कि बात का प्रकोप हो जाए, हमें हिसाब से चलना है। और कुआं खोदना है, शिलाजतु का सेवन करना है। और उद्देश्य ये है कि जितना प्रमेह रोगी अधिक मात्रा में व्यायाम करेगा, उतना उसको शरीर में सुख प्राप्त होगा। और हमेशा सुखी नहीं रहना है, मन से और शरीर से कुछ ना कुछ काम करते रहना है। और स्नान कराना है, परिषेक, अगरू चंदन का लेप उपयोगी है। उद्वर्तन कराना बहुत जरूरी होता है। आहार में सत्तू का सेवन करना है। फिर गेहूं, मूंग, कुल्थी, चना, पुराना चावल, करेला, लौकी, तुरई जैसी सब्जियां, जांगल मास, जांगल मास, चावल, गेहूं, ये भून के खाएं। चावल और गेहूं को ऐसे नहीं खाना है, भून के फिर उसको खाएं। और वृक्ष और पत्थकर, ये जो चीजें होती हैं वो खाएं। उसी तरह से यव आदि धान्य जो हैं वो जानवरों को खिला दें, जौ वगैरह खिला दें। और जो उनका बहुत ये गोबर के साथ जब वो आएगा, उसको चुन के धो के और उसका आटा बनाकर खाएं। तो क्योंकि प्राणियों के पेट में वो संस्कारित हो जाता है, उतना प्रमाण में अग्नि का कार्य होता है, और वो खाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, रुक्ष और लघु बन जाता है। और अपथ्य में हमेशा बैठे नहीं रहना है, एक्सरसाइज ना करना है, ये छोड़ देना है, दिन में नहीं सोना। नया धान्य, दही, तेल वाला चीजें, घी वाला चीजें, शर्करा, मीठा चीज नहीं खाना है। क्षार, अम्ल पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ, अनुपमास, धूम्रपान नहीं करना है। और रक्त मोक्षण, ये सब अपथ्यकर होते हैं, ये सब एकदम त्याग चाहिए। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, जितेंद्र जी, अरविंद सर, कुछ आप लोग को और आ रहा है दिमाग में कि कुछ बोलना चाहिए? बंग बक्षेत नरा न भ्रमेति शुक्रम, मतलब बंग भस्म और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन बेस्ट दवाइयाँ में आता है। त्रिभंग है, अभ्रक के साथ में बंग और ताम्र, स्वर्ण और लौंग, मतलब बंग, अभ्रक, ताम्र, स्वर्ण और लौंग का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बढ़िया काम करता है।
और गुर्जी शब्द के साथ में भी बंग 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 भस्म दी जा सकती है, लेकिन उसमें मधु जोड़ना पड़ेगा। और बंग के साथ में गोछरू और खांड बोला गया है, क्योंकि ये अपान दृष्टि है और मूत्र गत मतलब वहां पे है, हो रहा है। और जैसे एक चुपकी प्रमेह और मूत्र कटक की दोनों ही सिम्टम आ रहे हैं, तो आपने दो तीन चीजें तो आपने बहुत बढ़िया बताई, चित्रक ग्रंथादि है, सप्तसाम है, या वरुणादि, या भल्लातक वगैरह कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चंद्रप्रभा, शिवा गुटिका, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस ही रहती है। और अभ्रक का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जब क्योंकि मानसिक की तरफ जाता है, तो अभ्रक त्रिफला और हल्दी के साथ में देने से बहुत बढ़िया आराम मिलता है। और एक वो है उसमें जब भी प्रमेह के साथ में मूत्र कक्ष जब निकल के आता है या निकल के आती है इसकी माने, तो जलजामृत रस करके आता है, वो उसमें पंख के साथ में अपराजिता का बीज की भावना है, तो उसका इंडिकेशन और बहुत अच्छा निकल के आता है प्रेमे। और जजामृत और हरिशंकर में तो मैं बोलता ही हूँ कि रस सिंदूर के साथ में अभ्रक है। बाकी तो चंद्रकला आप बताते हैं सर, चंद्रकला बटी जिसमें रस सिंदूर के साथ में बंग लौ है, और बंगेश्वर, बृहद बंगेश्वर। तो ये दवाइयाँ तो प्रमेह के साथ साथ मूत्र कृक्ष में भी, और इवन जो चाइल आ रहा है या इस तरीके का लसिका जो आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, इसके लिए बढ़िया काम करती हैं सर। क्योंकि प्रमेह में, आज की प्रमेह में बहुमूत्र का, अभिमूत्र का बहुत कम मिलती है पेशेंट को, अगर पूछो भी। लेकिन जो लॉस ऑफ लिबिडो, क्योंकि मानसिक की तरफ कहीं कहीं नहीं जा होता, तो लॉस ऑफ लिबिडो और अनकंट्रोल्ड लिपिड मिलता है, तो वो जो अबद्ध मिल बोलते हैं आप सर, वो मिलता है। क्योंकि वो, अब वो जब वो श्रोतो अवरोध करता है वाहिनियों में, रस वाहिनियों में या रक्त वाहिनियों में, तो फिर वो अंग में जो है क्लियरता की वजह से उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सिम्टम निकल के आते हैं सर। राइट सर। और अगर वो फाइलेरिसिस बोल रहे हैं तो उसमें अगध द्रव्य देना पड़ेगा, कफ और मेद का, श्लीपधारी रस, नित्यानंद रस, और जो कफ की चिकित्सा है वो सब तो करना ही पड़ेगा हमें, जैसा व्याधि है उस हिसाब से करना पड़ेगा। हम तो तो केवल मूत्र को, हाँ बात कफ ग्रंथि सन्निहितम बोला ही गया है, बात कफ की वजह से ग्रंथि बनती है, तो उसमें जो भी ग्रंथि डिजॉल्व करने वाली दवाइयां वो दी जाएंगी सर। हाँ, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी भी दे सकते हैं, तो वो पूरा लिम्फोडेनोपैथी को ठीक कर देगा। जैसा व्याधि उस हिसाब से हमें डायग्नोस करना पड़ता है। हम अभी अभी पूरा चर्चा हुआ केवल यूरिन को ध्यान में रख के हुआ, लेकिन हमें और मेन व्याधि क्या है, स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, वो भी देखना पड़ेगा, तो और ज्यादा हमें चिकित्सा में सफलता मिलती है। बराबर है ना सर? राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ब्लड में भी तो है ना, वो इन्फेक्शन ब्लड में भी तो है, अगर तो रोल ही सही बात है सर। क्योंकि हाँ वो ब्लड से होते ही तो फिर बस्ती में आया है, तो इसलिए हाँ। ब्लड को भी लेके चलना पड़ेगा। और कहीं मर्मों में ना गया हो, और कहीं में कहीं वो ना किया हो, तो वो सब सोच के चलना ही पड़ेगा सर। और कृमि भी देखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देखें, सेप्टिसीमिया भी देखें, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है वो भी देखें। और कफज फिर कफज कृमि और वातज कृमि सब निकल के आएंगे इसमें, रक्तज कृमि भी निकल सकते हैं, तो वो तो बराबर, तो फिर बिल्कुल। उसमें विडंगासव का जो कंटेंट्स है वो सारा चीज हम दे सकते हैं, और या कृमिघ्न का क्वाथ दे सकते हैं, उससे में बहुत अच्छा फायदा, जो अच्छा, जैसा है प्रीमियर कंडीशन। पेशेंट में कृमि की पहले बस्ती देने के बाद ही वैष्णव बस्ती वगैरह देनी चाहिए। बराबर, सही बताया आपने सर। बिल्कुल। ठीक है, तो 8 बज गए, अभी 1 घंटा हो गया, बहुत अच्छा से चर्चा हो गया, धन्यवाद। अभी ये जो मई महीना का लास्ट दिन है, तो हम लोग जून में प्रवेशित हो जाएंगे कल। तो आप लोग फिर से ये करा दीजिएगा नया ग्रुप के लिए। तो 500 रुपये पर मंथ का है, तो मैं आप लोग को जोड़ दूंगा, क्योंकि ना मुझे जूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। वो स्वप्निल तिवारी जी वो पूरा सब्सक्रिप्शन लेके फिर मुझे पे करना पड़ता है, क्योंकि सेशन चलाने के लिए अनलिमिटेड प्लान लेना पड़ता है, तो मुझे उतना खर्चा आता है। तो आप लोग जो सहयोग राशि देते हैं उससे ये सेशन चलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।